हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर सोनू कुमार आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का स्टडी करने वाले हैं, जो कि काइनेमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज का वीडियो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट है पोजीशन, सेकंड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, थर्ड है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, फोर्थ है टाइप्स ऑफ मोशन एंड फिफ्थ इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन, ठीक है। ओके, पोजीशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट एक पॉइंट ए है जहाँ पर कोई ट्री है, ठीक है। एक पॉइंट ए है जहाँ पर एक ट्री है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्री है। ओके, इस ट्री का हम लोगों को पोजीशन बताना है, कहाँ पर है, ठीक है। तो मान लीजिए इस ट्री को 3 ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक ऑब्जर्वर P है, एक ऑब्जर्वर Q है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर R है, ठीक है। इन तीनों ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट में इस ट्री का पोजीशन डिफरेंट होगा, ठीक है। जो ऑब्जर्वर पॉइंट Q पर होगा वह इस ट्री का पोजीशन 10 मीटर अवे इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। पॉइंट Q पर जो ऑब्जर्वर होगा उसके रिस्पेक्ट में इस ट्री का पोजीशन क्या होगा, 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। यहीं पे अगर इस ट्री की बात करें तो पॉइंट P पर जो ऑब्जर्वर होगा उसके रिस्पेक्ट में इस ट्री का पोजीशन वेस्ट डायरेक्शन में 8 मीटर है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग एक ऑब्जर्वर जो पॉइंट R पर है उसके रिस्पेक्ट में इस ट्री का पोजीशन 12 मीटर इन वेस्ट साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है। 12 मीटर इन वेस्ट साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस ट्री का पोजीशन अलग अलग ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट में अलग अलग आ रहा है, ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए डिस्टेंस और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच है डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ट्री है जो पॉइंट ए पर है, ठीक है। पॉइंट ए पर सिचुएटेड है। सपोज दैट ए ट्री इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए एंड वी हैव टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ दिस ट्री। तो इस ट्री के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को एक डिफाइंड पॉइंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर में इसका पोजीशन बताएंगे तो हम लोग कैसे बताएंगे, कहाँ से बताएंगे, या ट्री किस डायरेक्शन में है, कितने डिस्टेंस पर है, कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को एक डिफाइंड पॉइंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम लोग डिफाइंड पॉइंट O मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस ट्री का पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। दिस ट्री इज 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 10 मीटर अवे इन ईस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। तो यहाँ पर इस पॉइंट O के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इस ट्री का पोजीशन डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट O होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को ओरिजिन मानकर हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। ऑर्थोगोनल
कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं और इस ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जिसमें उसका ओरिजिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो द ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग ओरिजिन एज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्री का पोजीशन अब हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्ट्री का पोजीशन 10 मीटर इन एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, स्ट्री का पोजीशन 10 मीटर इन एक्स डायरेक्शन है। ओके, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ओके, तो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में कहलाता है, कब मोशन में कहलाता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इफ अ बॉडी does not change its position with time and with respect to a frame of reference, then it is called at rest. ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाता है। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यह रोड है, ठीक है, और इस रोड पे एक ऑब्जर्वर है, हैप्पी है। आप लोग सोच सकते हैं कि हैप्पी क्यों है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यह एक कार को एनालाइज करता है। यह एक रोड पर एक कार को एनालाइज करता है स्टार्टिंग में। ठीक है, एट 0 सेकेंड स्टार्टिंग में यह ऑब्जर्वर इस कार को ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर डिस्टेंस पे पाता है। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, या एट 1 सेकेंड ही अगेन फाइंड द कार एट 10 मीटर डिस्टेंस इन ईस्ट डायरेक्शन। 3 सेकेंड 2 सेकेंड बाद भी इस कार का पोजीशन ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर है। ठीक है, 3 सेकेंड बाद भी इस कार का पोजीशन ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस कार का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह कार इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। ठीक है, दिस कार इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर because the position of this car is not changing with time and with respect to this observer. ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम लोग स्टेट ऑफ मोशन को समझते हैं। व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इफ ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है तो वह ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर रोड के किनारे कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, और यह इस कार को, एक कार को एनालाइज करता है। ठीक है,
स्टार्टिंग में, ठीक है, एट 0 सेकेंड, स्टार्टिंग में यह ऑब्जर्वर इस कार को 12 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन में पाता है, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, एट 1 सेकेंड ही फाइंड्स द कार एट 22 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ओके। आफ्टर 2 सेकेंड, that means at 2 second he finds the car at 29 meter in east direction, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस कार का पोजीशन टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। टाइम के साथ इस कार का पोजीशन इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यह कार मोशन में है, ठीक है, यह जो कार है वह मोशन में है, ओके। क्लियर है, रेस्ट एंड मोशन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन, ओके। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ओके। ध्यान दीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 टाइप्स के मोशन हो सकते हैं। फर्स्ट है 1 डायमेंशनल मोशन, मोशन शॉर्ट में इसे कह सकते हैं 1D मोशन, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, ठीक है। इफ एनी वन पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग विथ टाइम देन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का केवल कोई एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है, केवल कोई एक, यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इन तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट में से अगर कोई एक पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दे रहे हैं, एक्स, वाई और जेड ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका इनिशियल में पोजीशन कोऑर्डिनेट दे दिया है 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्टिंग में इस पॉइंट P का पोजीशन कितना है 3, 4, 5, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड हम लोग देखते हैं इस पॉइंट P का जो पोजीशन हो जा रहा है वो जा रहा है 4, 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट P का वह क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। बाकी y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, इस पार्टिकल के y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, ठीक है। अगेन आफ्टर 1 सेकेंड BC तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जा रहा है 5, 4, 5। तो यहाँ पर देखिए इस पोजीशन इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस पार्टिकल का टाइम के साथ केवल x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वह पार्टिकल का जो मोशन है वह 1 डायमेंशनल मोशन है, बिकॉज द ओनली 1 पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग विथ टाइम, ओके। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन,
इन शॉर्ट इसे हम लोग कहते हैं 2D मोशन। ओके, ठीक है। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? इफ एनी टू पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग विथ टाइम देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन या 2D मोशन, इसे हम लोग मोशन इन ए प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के केवल कोई 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ प्लेन। ओके, देखिए मोशन ऑफ लिजार्ड ऑन द वॉल, ठीक है, मोशन ऑफ लिजार्ड ऑन द वॉल पे जो लिजार्ड का मोशन होता है, ठीक है, उसके 2 कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? चेंज होते हैं, एक y कोऑर्डिनेट और एक आपका x कोऑर्डिनेट चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिजार्ड का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, केवल कोई 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मोशन है लिजार्ड का वो क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है। ओके, नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल मोशन। इन शॉर्ट वी से इट 3D मोशन। ओके, तो इफ ऑल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल इज चेंजिंग विथ टाइम देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन आर मोशन इन अ स्पेस, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के सभी तीनों कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं? टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन आर मोशन इन अ स्पेस। ओके, चलिए यहाँ पर हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ क्लोज्ड वेसल। ओके, किसी बंद बर्तन में गैस के मॉलिक्यूल्स की जो गति होती है, मोशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन अ स्पेस आर 3D मोशन। ओके, तो इस तरह से हम लोग समझ गए हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट का केवल कोई एक पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है, और इस टाइप के 1 डायमेंशनल मोशन को हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं द मोशन ऑफ ट्रेन रनिंग एट ए स्ट्रेट ट्रैक। ओके, नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल मोशन। इफ एनी 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग विथ टाइम देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन आर मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। एग्जांपल हम ले सकते हैं मोशन ऑफ स्ट्राइकर इन कैरम बोर्ड, ठीक है, एंड मोशन ऑफ लिजार्ड ऑन द वॉल। ओके, 3 डायमेंशनल मोशन में इफ ऑल द 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग विथ टाइम देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन आर मोशन इन अ स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ क्लोज्ड वेसल। ओके, क्लियर है। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस? ओके, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। आई रिपीट, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ के लेंथ को ही उसका डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिफाइन कर सकते हैं द लेंथ ऑफ पाथ
ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। Distance is a scalar quantity and SI unit of distance is मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, ध्यान दीजिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम initial to final position is called displacement। ओके, ध्यान दीजिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and the SI unit of displacement is मीटर। ओके, अब चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 3 पाथ हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पाथ है और ये सेकेंड पाथ है और यह थर्ड पाथ है। मान लेते हैं फर्स्ट पाथ का लेंथ 15 किलोमीटर, सेकेंड पाथ का लेंथ 5 किलोमीटर और थर्ड पाथ का लेंथ 12 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पाथ का लेंथ 15 किलोमीटर, सेकेंड पाथ का लेंथ 5 किलोमीटर और थर्ड पाथ का लेंथ 12 किलोमीटर है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फर्स्ट पाथ से जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फर्स्ट पाथ से जा रहा है तो उसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर होगा। ओके, बिकॉज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पाथ इज 15 किलोमीटर। ओके, अगर वह सेकेंड पाथ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। ओके, अगर वो थर्ड पाथ से ए से बी तक जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए डिस्टेंस हो जाएगा 12 किलोमीटर। अब बात आती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए है और फाइनल पोजीशन पॉइंट बी है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से फर्स्ट पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट बी तक जाता है तो उसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर होगा। बट डिस्प्लेसमेंट देखिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है? 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। अगर वो सेकेंड पाथ से जा रहा है पॉइंट ए से बी तक तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 5 किलोमीटर एंड अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 किलोमीटर। अगर वो थर्ड पाथ को फॉलो कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 12 किलोमीटर और अगेन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया। हाँ, दूसरी बात मैं बता दूँ, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जबकि जो आपका
डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है। अब डायरेक्शन जो होगा हर जगह A to B हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन A to B, ओके। चलिए हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियर कर लिया है। चलिए इसमें कुछ डिफरेंसेज हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो डिस्टेंस है वो पाथ के लेंथ पर डिपेंड करता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वह केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड है डिस्टेंस में भी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मोशन स्टार्ट हो गया है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ओके। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट अ पर्सन इज मूविंग पॉइंट A in its direction. A person started moving from point A and reaches point B, ठीक है। Again he reaches point C, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दिखा दिया। ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है। हमको कैलकुलेट करना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम A to B एंड B to C। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस कितना होगा A to B प्लस B to C। इस A to B इसका लेंथ कितना है 3 किलोमीटर और B to C पाथ का लेंथ कितना है 4 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनिशियल पोजीशन पॉइंट A है और फाइनल पोजीशन पॉइंट C है। तो A और C के बीच जो शार्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पर AC होगा, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह AC के लेंथ के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें आपको बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। यहाँ पर हम लोग हाइपोटेनियस पता करना है। हम लोग जानते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम AC इक्वल्स टू विल बी √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB का वैल्यू 3 और BC का वैल्यू 4। यहाँ से 25 और 25 का 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 किलोमीटर। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल 2, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जो सेमी सर्कुलर पाथ पर रनिंग कर रहा है और वह पॉइंट A से सेमी सर्कुलर पाथ पर रन करते हुए पॉइंट B तक जाता है, ठीक है। इस सेमी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वह 7 मीटर है, ठीक है। इस सेमी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वह 7 मीटर है। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट of the particle from A to B, ठीक है। A से B तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो डिस्टेंस होगा इस सेमी सर्कुलर पाथ के लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। इस सेमी सर्कुलर पाथ के लेंथ के इक्वल होगा और हम जानते हैं सेमी सर्कुलर पाथ का लेंथ कितना होता है
पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई आर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7, ठीक है। यहाँ से हो जाए 22 मीटर। बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए इनिशियल पोजीशन क्या है पॉइंट ए और फाइनल पोजीशन क्या है पॉइंट बी। इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में जो शार्टेस्ट डिस्टेंस होगा वह इस सेमी सर्कुलर पाथ के डायमीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 7 + 7 = 14 मीटर। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आपको जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में कवर कराए गए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इससे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। ओके, जय हिंद।